देखो दोस्तों, और पिछले वीडियोस की तरह ये वीडियो किसी टॉपिक पे नहीं है। अब आप सबको पता है कि लगभग 8 से 9 दिन बचे हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में। तो मैं चाहता हूँ कि अभी आप बिल्कुल पढ़ाई का समय खराब करके ये वीडियो बिल्कुल मत देखना। जो भी खाली हो, अगर आप अपने वीडियो खोल भी दिया है, उम्मीद से कि कोई स्टडी मटेरियल होगा, तो नहीं, ये स्टडी मटेरियल जैसा नहीं है। मैं इस वीडियो के माध्यम से एक अपना एक्सपीरियंस बताने का प्रयास करूंगा कि एग्जाम से पहले आदमी का माइंडसेट क्या होना चाहिए, किस तरह आप एग्जाम को ज़्यादा बेहतर तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। देखो दोस्तों, मैंने फेलियर भी देखा है और मैंने इस एग्जाम में सक्सेस भी देखा है। प्रिलिमिनरी तो मेरा काफ़ी मजबूत पार्ट रहा है। तो उस अनुभव से मैं कुछ अनुभव आपको साझा करने जा रहा हूँ, जो कि आपको करना है। मैं उम्मीद करता हूँ इससे आपको थोड़ा इंप्रूवमेंट जरूर मिलेगा, आपके मार्क्स में कुछ बूस्टअप मिलेगा आपको। देखो, इस वीडियो के लिए मैंने कोई पीपीटी वगैरह नहीं बनाई है। ये बहुत ही जनरल बातें बताने का प्रयास करूंगा, और थोड़ा मेरी हैंड राइटिंग बहुत ही ऑफुल है, तो आई होप कि आप लोग माइंड नहीं करोगे। पहली चीज क्या है जो हम लोग को ध्यान रखनी है, वो है हमारा स्लीपिंग पैटर्न। आप कब सो रहे हो और कब जग रहे हो, इससे डायरेक्टली एग्जाम के मार्क्स में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एग्जाम से जस्ट पहले जो भी लोग और टाइमिंग में सोते हों, जगते हों, ये सब चीज़ें छोड़ दीजिए दोस्त, अब नहीं करना है। अब बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे जगना है, सुबह 6:30 बजे 7 बजे जगना है, इससे और बल्कि जल्दी। जिनका एग्जाम सेंटर दूर होगा, एडमिट कार्ड आ चुके हैं, सबको पता है। जिनका एग्जाम सेंटर दूर है, तो उनको थोड़ा जल्दी जगना है। उस हिसाब से प्लानिंग करनी है आपको, ताकि आप एग्जाम सेंटर के पहुंचने के बाद भी आपको फ्रेश फील हो। हालांकि मैंने पिछले एक वीडियो में बोला था कि आपको 1 महीने पहले से आपको अब तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, अपना स्लीपिंग साइकिल इंप्रूव कर लेना चाहिए। लेकिन मे भी बहुत लोग होंगे जिनका तरीका नहीं रहा होगा, तो दोस्त अब तो कर दो। अब 5-7 दिन एटलीस्ट बॉडी को थोड़ा एकस्टम्ड हो जाने दो, ताकि बॉडी समझ जाए कि नहीं, अभी ठीक है, जगने का टाइम है। तो क्योंकि एग्जाम में आप ये मान के चलो कि एकदम प्रेजेंस ऑफ माइंड से बेहतर और कोई सोल्यूशन नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूँ, आपका कॉमन सेंस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपका नॉलेज है उसके बाद, और नॉलेज में देखो कितने क्वेश्चन आप कर पाओगे। मतलब अपने मार्क्स देखे हैं, मैंने बहुत सारे वीडियो में दिखा रखे हैं। मेरे हमेशा मार्क्स 20-30 नंबर 40 नंबर ऊपर ही रहे। लेकिन उसके बावजूद भी मुझे जब एग्जाम में मैं बैठता था, तो पहले सेगमेंट में जिसमें मुझे 100% आते थे, वो क्वेश्चन 25 से 30 ही होते थे। उसके बाद क्या होता है, एलिमिनेशन है आपके पास, उसके बाद आपके पास कॉमन सेंस है, आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट वेपन है। तो ये सब यूज करके आप इतने मार्क्स तक पहुंचते हो। देखो, मैंने बहुत रेयर ही कोई लड़का देखा है ऐसा जिसको भाई 60 से 65 क्वेश्चन आते हो। मतलब ऐसा तो यूपीएससी में जिसको इतना आता है वो खुदा के बराबर है। ऐसा नहीं होता है यूपीएससी पेपर में जिनके बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स आते हैं। मेरे तो बहुत सारे यार दोस्त हैं जिनके बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, बहुत अच्छे उनका रिजल्ट रहा है। आप इवन ये बिल्कुल कंसीडर ओपिनियन है कि आप 25 से 30 या मुश्किल से 35, इससे ऊपर आप नहीं ही कर पाओगे, है ना। तो मतलब आपका इतने नंबर्स में कट ऑफ नहीं निकलेगा, तो आपको अटेम्प्ट करना है ऊपर। तो कुल मिला के 100% तो आपको नहीं आते होंगे। तो इसका पूरी बात का लांग लपेट ये है कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छा होना चाहिए उस एग्जाम वाले दिन। और वो होगा कब, जब आपने सही से अपने बॉडी को वो चीज़ें दी हैं जो उसको चाहिए, एकदम अपने ऑप्टिमम सिचुएशन में रहने के लिए। सही टाइम पे सोना है, सही टाइम पे जगना है। तो कुछ दिन थोड़ा खाना बेहतर खाने का प्रयास करो, एग्जाम में जाके आपको पेट खराब हो, सर दर्द करे, ये सब चीज़ें नुकसान करती हैं। मैंने यूपीएससी में नहीं, पर एक अदर एग्जाम में फेस किया है। जब मैं एग्ज़ाम देने गया, तो एग्ज़ाम के एक दिन पहले मैं किसी पड़ोस में किसी के यहाँ छोटा सा फंक्शन था, तो उन्होंने कुछ खाना खिलाया होगा, तो वो खाना मुझे सूट नहीं किया। हाँ, तो मैं अगले दिन पूड़ियाँ उड़ियाँ खा के पहुंचा। अगले दिन मुझे सुबह मेरा पेट खराब हो गया। जब मैं एग्जाम सेंटर में बैठा, तो मतलब अब मेरे पास दो ही ऑप्शन लग रहे थे कि मैं एग्जाम दूं या ये पेपर छोड़ दूं। लेकिन अब इतनी लंबी तैयारी होती है, तो एग्जाम छोड़ना आसान नहीं होता है। तो मैंने एग्जाम तो किसी तरह पूरा किया, लेकिन मेरा परफॉर्मेंस उस एग्जाम में बहुत सब ऑप्टिमम लेवल पे था। तो ऐसा होता है, अगर आप फुल बॉडी के पोटेंशियल पे एग्जाम नहीं दोगे, तो आपके मार्क्स कम आएंगे। और यूपीएससी के प्रिलिमिनरी में आप समझ ही रहे हो कितना ज़्यादा लोग, बड़े अच्छे अच्छे बच्चे, पढ़ने वाले बच्चे बाहर हो जाते हैं। मतलब मेरा तो ओपिनियन, अभी इस चैनल को बनाने का मेरा आइडिया ही यही था कि कम से कम प्रिलिमिनरी में मैं आपको ऐसी चीज़ें सिखा दूं, ताकि आप, अगर आप डिजर्विंग हो, तो आप कम से कम प्रिलिमिनरी आपका ना छूटे। मेंस में अगर आप में काबिलियत है, तो हो सकता है आपका निकल जाए। लेकिन कम से कम ये पहला स्टेज अगर आप फेल होते जा रहे हो, और शायद काबिल होने के बावजूद, तो समस्या होती है। कि बिना लाग लपेट की बात ये है कि 11 से 7 ये सोने का ट्राई करो, या अपने हिसाब से थोड़ा ऊपर नीचे आधा घंटे कर लो। अदरवाइज आपका जो एग्जाम है वहाँ ऑप्टिमम लेवल पे नहीं रह पाओगे। पहली चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ ये है कि अभी आपको रिवीजन पे ही ध्यान देना है, और किसी के और के कोई नोट्स उठाने नहीं है। अब ये बातें एकदम रिपीटेड होंगी, जनरली हर कोई यही बोलता है, और एग्जैक्ट वही बातें हैं। लेकिन मैं बोल क्यों रहा हूँ, क्योंकि बहुत लोग मानते नहीं है इन बातों को। हमारे अंदर एक फियर होता है कि एग्जाम निकलेगा नहीं निकलेगा, और वो बहुत ऑब्वियस है। हर एग्जाम में जो आदमी साल भर की पढ़ाई करके बैठा है, उसको फियर होगा। कुछ आपने अगर इन्वेस्टमेंट किया है, तो आपको उसको खोने का डर भी होगा। तो वो जो डर है, वो अल्टीमेटली हमसे वो सब चीज़ें करा देता है जो हमको शायद नहीं करनी चाहिए।
हम क्या करते हैं, कोई आदमी ने, किसी ने चीट शीट दे दी, कोई टेबल फॉर्मेट में कुछ बना के दे दिया, हमको लगता है हाँ यार ये तो पूछने की संभावना है। नहीं होता है ऐसा यूपीएससी में। यूपीएससी में आप कितना ही मान के चलो, और वो यूपीएससी कुछ अलग ही पूछ रहा है। पिछले 2-3 सालों के पेपर देखो आप, कितना ही रैंडम पूछा जा रहा है यूपीएससी में। तो आप वो कोई एक चीट शीट पे कुछ दो चीजें पढ़ लोगे, उससे आपका एग्जाम नहीं डिसाइड होगा। तो लास्ट में मान के चलना होता है कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, आपकी नॉलेज है, उतने से ही निकलेगा। अगर निकलना होगा तो देखो, हर एग्जाम की तरह जहाँ इतना कंपटीशन होता है, वहाँ लक का रोल होता है। तो आपका लक इंपॉर्टेंट है। अगर आप एकदम, या तो फिर आप इतने ज़्यादा स्मार्ट बन जाओ पढ़ने में कि भाई आप 30-40 नंबर ऊपर ला रहे हो, तो लक का कोई रोल ही नहीं बचा। फिर तो कोई लक खराब भी होगा तो भी 20-30 नंबर नीचे जाएंगे। पर जनरली ऐसा होता नहीं है। हाँ, प्रैक्टिकल सिचुएशन यही है। तो आपको लक इंपॉर्टेंट है, तो काम ये करना है, किसी और का कुछ भी नहीं करना है, अपना सिर्फ जो आपने अभी तक पढ़ा रखा है सिर्फ उसको ही रिवीजन करना है। इसमें तीसरी चीज है जिस पर हम बात करना चाहेंगे, बहुत लोग स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं, स्ट्रेस पे जाके परेशान हो जाते हैं। और एग्जाम आ रहा है 10 दिन से, बहुत लोगों को रात को नींद नहीं आएगी। ये सिचुएशन सबके साथ होनी है ना। तो इससे निपटने का देखो सीधा तो कोई तरीका नहीं है। मैं आपको कोई जड़ी बूटी नहीं दे सकता कि आपका स्ट्रेस एकदम से कम हो जाए। ये तो समझो कि एक तरीके से जो मनोचिकित्सक होते हैं, साइकेट्रिस्ट होते हैं, वो प्रॉपर इसकी पूरी फील्ड है। तो मेरे पास इसकी सीधी कोई दवा नहीं है। हाँ, बस मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा कुछ पुराना ओल्ड विजडम पे भरोसा रखो। गीता ने कहा है ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो उस तरह की बातें समझ के रखो कि देखो, आप कितना भी कर लो, कितने भी हाथ पैर मार लो, आपको आपकी किस्मत से ऊपर नहीं मिलेगा। आप बहुत काबिल होंगे, डेफिनेटली होंगे, आपने बहुत मेहनत करी है, डेफिनेटली करी है। फिर भी एक बैरियर है, और वो बैरियर है आपकी किस्मत। जब आप पैदा नहीं हुए थे, जिस दिन पैदा होते हो उसी दिन से किस्मत आपकी चलने शुरू हो जाती है। आप अगर किसी बहुत वेल ऑफ फैमिली में पैदा हुए होते, जहाँ के घर का माहौल ये होता, तो वहाँ पे उस बच्चे के लिए यूपीएससी निकालना बहुत कंपेरेटिवली इजी होता है, इन कंपैरिजन टू कोई हमारे तुम आपके जैसा जो बच्चा एकदम गांव से निकल के आया है, जिसको कुछ आइडिया नहीं था। शायद एग्जाम के 2-4 साल तो वो एग्जाम को समझने में ही खराब कर देता है। तो ये हम सबके साथ होता है। तो आपको स्ट्रेस मैनेजमेंट करना है। अब स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे होगा, इस बात को आपको मान के चलना है कि आपने इतनी पढ़ाई करी है, इससे होगा तो होगा, नहीं होगा तो जिंदगी में और कुछ भी है। ये ही दुनिया नहीं है, जिंदगी में और जहां भी है। और इस एग्जाम में तो हम कर ही रहे हैं ना तैयारी, और अटेम्प्ट भी है हमारे पास। अगर हम काबिल होंगे तो हो सकता है कि इस अटेम्प्ट नहीं किसी और अटेम्प्ट में हो जाए। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको असलियत बता रहा हूँ। होना तो देखो बहुत कम परसेंट लोगों का है, ये बात सत्य है, अटल सत्य है, आप कितना ही समझ लो इसको। तो अपनी किस्मत को छोड़ के चलना चाहिए कुछ देर बाद, कि ठीक है अब अपन ने अपन प्रयास कर लिया है, इसके आगे ऊपर वाले की मर्जी। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। जब आप इस सच को बिल्कुल रूबरू होकर समझ लेते हो, तो आपका स्ट्रेस कंपेरेटिवली कम हो जाता है। दूसरा, कि स्ट्रेस बढ़ता है किसी चीज़ों से, जब आपको 2-4 लोग और ज्ञान देने लग जाएं कि यार ये नहीं पढ़ा, वो नहीं पढ़ा, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ। एक तो ये स्ट्रेस का बहुत बड़ा रीजन है। तो निगेटिव टाइप लोगों से बच के रहना चाहिए हमेशा जिंदगी में, मतलब सिर्फ यूपीएससी एग्जाम में नहीं कह रहा, इन जनरल भी। आपको अपने आसपास अगर कोई निगेटिव टाइप पर्सन है, तो उससे बच के रहना है। वो कहा जाता है ना कि यू विल बी एवरेज ऑफ 5 पीपल अराउंड यू। तो ऐसा होता है, अगर कोई आदमी निगेटिव है आपके आसपास, तो धीरे धीरे आपका भी अप्रोच उधर ही उस तरह बन जाएगा। तो जनरली ही आपको अवॉइड करना है कि कोई नकारात्मक टाइप के लोग हो तो उनके पास मत रहने का। या इस तरह के एग्जाम में जो लोग बहुत डरावनी बातें करते हैं, उनसे थोड़ा दूर रहो। 2-4-10 दिन दूर रह लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रह लो। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट करना जरूरी है। अगर आप प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करोगे, तो अभी भी बहुत सी चीजें हैं तो बहुत ढंग से रिवाइज कर ले जाओगे आपका। और ये तो मान के चलो कि अगर आपने पढ़ाई करी है, तो मैं मान नहीं सकता कि आपका एग्जाम निकलेगा 25 नंबर, 30 नंबर कम रह जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। कम कहाँ रहे होगे आप, 5 नंबर, दो सब नंबर, कोई 10 नंबर बस। जिसने पढ़ाई करी, मैथ करी है, वो इतने सही लटकता है, बहुत लंबा नहीं लटकता है, अनटिल अनलेस कि आपकी तैयारी में कुछ फंडामेंटल फ्लॉ हो। तो अगर हमारे चैनल को आपने अभी फॉलो किया है, तो मोटा मोटा जो हमने बातें बताई हैं, अगर आप थोड़ा थोड़ा यूज कर किया है आपने उसको, तो मुझे लगता है कि आपका फंडामेंटल फ्लॉ तो खत्म हो चुका होगा। अब फंडामेंटल फ्लॉ ऐसा है कि आपने कभी पिछले साल का कोई पेपर ही नहीं लगाया, इस तरह के फंडामेंटल फ्लॉज हैं, उनको छोड़ के। अदरवाइज बहुत लंबे समय से आप फेल नहीं होगे। आप फेल होगे तो 2-5 नंबर, 10 नंबर से। तो वो 2-5 नंबर, 10 नंबर, आपका स्ट्रेस, आपका रिवीजन, आपका स्लीपिंग पैटर्न, ये सब डिसाइड कर सकता है। इनसे में से कुछ भी खराब हुआ तो 2-5 नंबर आपके निगेटिव हो जाएंगे। तो वो नहीं करना है, अभी हमको प्लानिंग करनी है। आप एक बात समझो, देखो, हमेशा ऐसा होता है कि जो चीज़ें आप यहाँ पढ़ रहे होते हो, शायद उसका आगे रोल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एसएससी का एग्जाम होता है, मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। आप पढ़ते क्या हो, मैथमेटिक्स पढ़ते हो, आप इंग्लिश इंग्लिश पढ़ते हो। और आपका जब आप जॉब करते हो, तो आपका उसमें क्या चीज़ें यूज होती हैं। आप वहाँ बहुत बहुत बार लॉ पढ़ रहे होते हो, बहुत कुछ अलग पढ़ रहे होते हो। पर यूपीएससी लॉ तो नहीं पूछ रहा है ना। या एसएससी लॉ तो नहीं पूछ रहा है। फिर जब वो पूछ ही नहीं रहा है, तो यूपीएससी कैसे आपसे दूसरा काम करवा लेता है, या एसएससी आपसे दूसरा काम करवा लेता है, या कोई भी सर्विस। क्यों? क्योंकि वो ये नहीं जानना चाहते हैं कि आपको ये चीज़ आती कि नहीं आती है।
वो आपके अंदर एक पर्सन चेक करना चाहते हैं, जिस आदमी में क्या वो काबिलियत है कि उसको एक पर्टिकुलर टास्क मिला हुआ है कि आपका ये एक पर्टिकुलर एग्जाम है, इस पैटर्न में होगा। अब आपको एन के एन प्रकार किसी भी तरह से वो मार्क्स लाने हैं। अब किसी भी तरह का मतलब ये नहीं कि चीटिंग करके ले आने हैं, आपको मतलब कुछ भी तरह से मैनेज करना है। आपको मैनेजमेंट कर आना चाहिए। गवर्नमेंट सर्विस इज ऑल अबाउट मैनेजमेंट। आपको हमेशा रिसोर्सेज कम होंगे। देखो गवर्नमेंट में जब आप जाओगे तो रिसोर्सेज कम होते हैं। उन कम रिसोर्सेज में आपको बेस्ट ऑप्टिमम आउटपुट निकालना होता है, यही आपकी ड्यूटी है। तो यही होने वाला है, यही यहाँ पे भी है। तो रिसोर्सेज हमेशा कम रहेंगे, तो आपको कुछ चीज़ें मान के चलनी है कि ऐसा होगा, तो स्ट्रेस आपको मैनेजमेंट करना है। और अगर आपको इससे मैनेज नहीं हो रहा है तो कुछ फिजिकल चीज़ें भी होती हैं, जैसे कि योगा करना सीखो। योगा करोगे तो थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन हालांकि अब मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि इस पॉइंट पे आप योगा करो। अब जो भी आपकी लाइफ स्टाइल है वो उसको वही रखो, बस थोड़ा स्लीप साइकिल अपनी इंप्रूव कर लो, बस। इसमें जो चौथी चीज़ मैं आपको बताना चाहूंगा वो है कि अभी आपको, मैं 7-8 दिन बचे हैं कम से कम। लास्ट का दिन तो मैं गिनता नहीं हूँ, लास्ट के मतलब एग्जाम से एक दिन पहले वाला दिन तो मेरी नज़र में वो पढ़ाई करने लिए नहीं होता है, वो आपको मैनेज करने के लिए होता है खुद को। तो अभी आपको कम से कम 8 दिन बचे हैं। मैं चाहूंगा अगर मैं सब होता एग्जाम में तो मैं अभी इस समय क्या कर रहा होता, मैंने 7-8 साल के पेपर लगा लिए होते। 6 से 7 साल के पीवाई क्यू, भले मैं इनको लगा चुका हूँ 2 बार, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं पेपर उठाऊंगा, उसको सॉल्व करूंगा जैसे एग्जाम लाइक कंडीशन सॉल्व करते हैं। एग्जाम लाइक कंडीशन में तो इस बात को नोट करके रखना। एग्जाम लाइक कंडीशन में जिस तरह एग्जाम में आपको मोस्टली सेंटर मिलेगा कोई, जहाँ खूब गर्मी भी होगी। अब समझ रहे हो कितनी गर्मी चल रही है इस समय, तो खूब गर्मी भी होगी, पसीना भी होगा। उस कंडीशन में ट्राई करो, अगर आपके घर में एसी है तो उसको बंद कर दो, या आपके घर में बहुत बढ़िया माहौल है तो थोड़ा सा किस तरह ऐसी जगह पर बैठ के पेपर दो जहाँ पे इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। एग्जाम सेंटर में आप एकदम कंसंट्रेट होना भी तो कभी कभी दिक्कत पड़ती है, क्योंकि हम जब पढ़ाई करते हैं वो रूम होता है, रूम में कोई नहीं होता है। पर एग्जाम सेंटर में तो 10 लोग हैं, बड़ 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 आवाजें आ रही हैं, मतलब इट इज़ नॉट क्वाइट इतना ठंड इतना, मतलब एकदम शांत माहौल नहीं होता है। तो उस तरह के एग्जाम में, उस तरह के सिचुएशन में आप ट्राई करो कि पिछले अगले 5-7 साल के पीवाई क्यू सॉल्व करो। ये पीवाई क्यू होने चाहिए। इसमें किसी भी सिचुएशन में कोई कोचिंग का टेस्ट नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हर एग्जाम में एक थिंकिंग होती है, फिलोसफी होती है, और वो यूपीएससी से बेहतर कोई कोचिंग सेंटर आपको फिलोसफी नहीं दिखा सकता। वो यूपीएससी का पेपर ही है जो उसका बेस्ट रिफ्लेक्शन है, अगर कोई है तो। जो अगला एग्जामिनर बनाने वाला है, यूपीएससी एक संस्था है जिसपे एक तरीके की कॉन्टिन्यूटी है उनकी थिंकिंग में। थोड़ा बहुत वेरी करती है पर जनरल कॉन्टिन्यूटी होती है। तो वो पेपर किस तरह बनेगा उसकी जो बेस्ट रिफ्लेक्शन है वो पीवाईक्यूज हैं। तो आपको पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं। 7-8 साल के पीवाईक्यू उठाओ, सॉल्व कर डालो। और जिनका सी सेट का प्रॉब्लम है, अगला पॉइंट उनके लिए ही है। अगर आपका सी सेट का प्रॉब्लम है, पिछले सालों में नहीं निकला है, या मैंने आपको तरीका बताया था ना कि 3 टेस्ट लगाने हैं और फिर आपको एवरेज देखना है कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं, है ना। मैंने बताया था कि जिनको 66 से लेके जो 100 नंबर तक हैं वो बीच बीच में है, इनको भी थोड़ा टेंशन लेनी है। जो 100 से ऊपर हैं वो लोग अभी पूरी तरह से सेफ हैं। तो अगर आप इस रेंज में थे तो आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है। और पढ़ना क्या है अभी, क्योंकि मैं उम्मीद करता हूँ कि अब तो पूरा सीसेट नहीं हो पाएगा, अब आपने पढ़ रखा है जो पढ़ रखा है। अब आपको क्या करना है, हर चैप्टर का रिवीजन करना है थोड़ा थोड़ा, और उसके जो बेस्ट फॉर्मूलाज हैं जो मोस्टली आपने यूज़ किए थे पढ़ते समय, उनको नोट डाउन कर लेना है। यही नोट्स जो होंगे वो एग्जाम में आपके मेंस के, एग्जाम में आपके पेपर 1 के और पेपर 2 के बीच में जो समय आपको थोड़ा समय देंगे, तो उसमें एक बार आपको नजर मार लेनी है इन फॉर्मूलाज में, बस। इससे ज़्यादा नहीं पढ़ पाओगे आप वहाँ पे आपको 15 से 20 मिनट से ऊपर का मटेरियल लेके ही नहीं जाना है। क्योंकि उस समय भी जरूरी है कि आप एग्जाम देके निकले होंगे, आप ऑलरेडी थके होंगे, तो बहुत सारा नहीं पढ़ पाओगे। थोड़ा सा पढ़ोगे, खाना खाओगे, थोड़ा चाय पियोगे, तब तक टाइम हो जाएगा, तब तक अगले एग्जाम का टाइम आ जाएगा। तो 15-20 मिनट का मटेरियल जैसा बना लेना है जो आपको वहाँ देखना है जाके। तो सी सेट की इस तरह आपको थोड़ा सा उससे तैयारी रखनी है। हाँ तो दोस्तों, ये इतनी चीज़ें थी जो मैं इस बात पे डिस्कस करना चाह रहा था। हो सकता है कि नेक्स्ट वीडियो में मैं कोई और बात पे डिस्कस करूँ जो एग्जाम के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। तो उसके लिए स्टे ट्यून टू दिस चैनल। और कोई किसी को प्रॉब्लम हो, कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम कोई फेस कर रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो क्या प्रॉब्लम है, हम ट्राई करेंगे उसको बताने का। या अगली कोई इस तरह की गाइडेंस वीडियो में बनाऊंगा तो आपको बता दूंगा। जय हिंद।